तो हेलो गाइस, पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 5 द समुराई एंड द वुमेन के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में सागरी बटरफ्लाई की पॉइंट की वजह से अनकॉन्शियस हो जाती है। तो सभी लोग आइलैंड के ऐसे पार्ट चले जाते हैं जहाँ पे बग्स और मॉन्स्टर्स नहीं थे। और जब सागरी उठते और देखती गाबी मारू को खाना बनाती हुई यूजुरिया आराम कर रही थी और सांता और गेंजी अपना काम कर रहे थे। तो गाबी मारू बहुत से इंग्रेडिएंट से खाना बना रहा था जिन्हें ढूंढते उसने आइलैंड को भी स्काउट कर लिया था, बट उसे एलेक्जर का कोई भी क्लू नहीं मिला था, जिस पे यूजुरिया से पूछती है कि वो एलेक्जर को पहचान सकता है, जिसे वो डिनाई कर देता है। और ऑब्वियसली वो उसे झूठ बोल रहा था। एस गाबी मारू को उसके बारे में कुछ ना कुछ पता था और यूजुरिया को भी यही सेम डाउट था। तो गाबी मारू ने बताता कि आइलैंड पे बहुत तरह के प्लांट्स थे जिनमें से कुछ फैमिलियर थे और कुछ अनफैमिलियर, मतलब कि वहाँ पे बहुत से पार्ट के प्लांट्स एक ही जगह उग रहे थे। और गाबी मारू को आइलैंड पे कुछ ऐसे फ्लावर्स दिखे थे जो उन्हें रिजेंबल कर रही थे, जिसमें ह्यूमंस ट्रांसफिगर हो रहे थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो वहाँ के मैक्सिमम फ्लावर्स थे वो पहले ह्यूमन हो गए। तो गाबी मारू को बहुत ढूंढने पे भी एलेक्जर का कोई क्लू नहीं मिलता। तो इस पे सांता एडवाइस करता है कि जो उनके पास इलुस्ट्रेशन थी उन्हें पे फिक्स नहीं रहना चाहिए। एज जो शोगुनेट थी वो आइलैंड को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट रीजन के कॉन्सेप्ट यूज़ कर रही थी, तो उन्हें भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। और साथ ही में जो आइलैंड था वहाँ के डिफरेंट चीज़ें भी डिफरेंट रीजन के कॉन्सेप्ट को रिजेंबल कर रही थी। तो उन्हें रीजन की कंसिस्टेंसी को छोड़ के इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि जो वहाँ की स्टैच्यूज़ थी उन्हें बनाने की टेक्नोलॉजी क्या वहाँ पे एग्जिस्ट करती है और उन स्टैच्यूज़ को किसने बनाया था। एज ह्यूमंस का वहाँ रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल था क्योंकि मॉन्स्टर और बग्स बहुत ज़्यादा डेंजरस थे और वहाँ की इकोलॉजी भी मिस्टीरियस थी। एज मॉन्स्टर्स के पास में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं थे और उनकी अपीयरेंस भी स्ट्रेंज थी। एज डिफरेंट एंटिटीज़ के कॉम्बिनेशन लगते हैं और साथ में मॉन्स्टर्स लीजिए चीज़ को वियर करते हैं। तो सभी मॉन्स्टर मालफॉर्म गॉड हो सकते हैं, यानी कि गॉड जो डिस्टॉर्ट हो गए थे और भले ही बहुत ज़्यादा डेंजरस तो बट साथ में बहुत ज़्यादा स्टूपिड भी थे। और मॉन्स्टर सेम टाइम में आर्टिफिशियल और नेचुरल लगते हैं। तो सांता के अकॉर्डिंग उन्हें मंडला में थ्रो कर दिया गया था। तो ये मंडला एक हिंदुज़म बुद्धिज़्म की कॉन्सेप्ट है जहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी टेक प्लेस करती है। तो जो पूरा आइलैंड और मॉन्स्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थे जिसे कहीं भी समझ नहीं सकते। बट गाइमर के अकॉर्डिंग जो मॉन्स्टर्स थे वो बिना ऑर्गन के सर्वाइव कर रहे थे, जो कि इमॉर्टैलिटी की ओर पॉइंट कर रहा था। तो एलेक्जर आइलैंड पे हो सकता है जिससे वो ढूंढ के पार्डन ले लेगा। और वो सभी इस बात पे एग्री डिसाइड करते हैं मॉन्स्टर इकोलॉजी को एग्जामिन करने का। एज भले ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो बट ये इनका एक क्लू था एलेक्जर को ढूंढने का। और वहीं पे गेंजी साई को एडवाइस करता आइलैंड से वापस जाने का और उसके बदले वो गाइमर को मर्डर करेगा। एज सागरी क्लैन हेड की बेटी थी तो उसके अकॉर्डिंग ये उसकी ड्यूटी थी कि नेक्स्ट चार्ज से शादी करें और साथ ही में उसी करंट स्टेट में वो वहाँ पे मर जाएगी। बट सागरी अभी भी अपना काम करना चाहती थी, बट गेंजी अकॉर्डिंग वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि गाइमारू को मार सके। और साथ ही में सागरी ने अपने स्वॉर्ड को खो दिया था जो कि वॉरियर के लिए उसका हर्ट होती है। तो एक प्रकार सागरी ने अपने हर्ट को लॉस्ट कर दिया था। और भले ही सागरी के स्वॉर्ड स्किल बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल हो स्वॉर्ड टेस्टिंग और एग्जीक्यूशन में, बट उन्हें आइलैंड पे ऐसे स्किल चाहिए थे जो बैटल में काम आए। तो उसके अकॉर्डिंग सागरी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वहाँ पे सरवाइव कर सके। एज जो आइलैंड था उसके स्किल के बियॉन्ड था। एज सागरी एक वुमेन थी और तभी सांता वहाँ पे आता है और उन्हें बताता है कि आइलैंड को लीव करना
इतना इजी नहीं होगा, एज बहुत से वॉरियर वहाँ पे आए थे बट कोई भी जिंदा वापस नहीं गया था। और वहीं पे हम नूरुगाई ऑफ सांका और उसके मॉनिटर तेंजा को देखते हैं जो एक बोट पे ट्राई कर रही थी आइलैंड को लीव करने का। पर नूरुगाई के अकॉर्डिंग अगर वापस चले भी गए तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, एज उसके पास में एलिक्सर नहीं था। तो इस पे तेंजा से श्योर करता है कि जब वापस जाएंगे तो शोनेट से बात करके उसे घर पहुंचा देगा, एज वहाँ पे सबसे ज़्यादा वही डिज़र्व करता जिंदा रहना। लेकिन तभी उन्हें बहुत सी डिस्ट्रॉयड शिप्स दिखती हैं जिन लोगों ने यूज़ किया था वापस जाने के लिए, और वहाँ पे बहुत सारे वियर्ड सी मॉन्स्टर भी थे। और उनसे लड़ने के लिए तेंजा अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, बट उसकी स्वॉर्ड की शाइन की वजह से एक जाइंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर उन पे अटैक करता है, जिससे उनकी बोट डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस पर डिसाइड करते हैं जो वहाँ पर डिस्ट्रॉयड बोट्स थी उनमें क्यूजेबल को ढूंढने को। तो तेंजा मॉन्स्टर्स को मार रहा था और वो स्लोली आगे बढ़ रही थी, बट नूरुगाई को लग रहा था ये उसकी डिवाइन पनिशमेंट थी। और हम नूरुगाई का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ एक दिन माउंटेन में कुछ समुराई खो जाते हैं, तो उनकी हेल्प करके नूरुगाई उन्हें अपने विलेज ले जाता है, बट वहाँ पे समुराई सभी विलेजर्स को मार देते हैं। एज जो शंकास थे वो शोनेट को सबमिट नहीं करते, एज वो सभी नेचर को एब्सोल्यूट मानते थे और समुराई प्लान कर रहे थे नूरुगाई को एग्जीक्यूट करने से पहले उससे जो बाकी विलेजेस थे उसका पता लगाने को, ताकि सभी शंकास को इरेडिकेट कर सकें। और नूरुगाई को लग रहा था कि पूरी गलती उसकी थी और उसी की फॉल्ट की वजह से बाकी सब मर गए थे। लेकिन एक दिन वहाँ पे तेंजा आता है, एज वो नहीं चाहता कि इनोसेंट बच्चे को इस तरह से मारा जाए, और उसे बताता है शिनसेंक्यो आइलैंड, एलिक्सर और पार्टन के बारे में। और नूरुगाई को समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए, एज क्या उसे जिंदा रह के ब्लड लाइन प्रिजर्व करनी चाहिए या फिर मर के सबके डेथ को अटोन करना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में नूरुगाई और तेंजो कीचो की बॉडी को देखते हैं जो कि फ्लावर्स में डिसफिगर हो गई थी, और तभी एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर उस बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। और इसके बाद वहाँ पे बहुत से ऑक्टोपसी क्रीचर उन्हें आके घेर लेते हैं, और कीचो की बॉडी को देख के नूरुगाई को अपना पास्ट याद आ जाता है, और जो उसकी इच्छा जिंदा रहने की वो उसे लॉस्ट कर देता है, एज उसके अकॉर्डिंग ये उसके डिवाइन पनिशमेंट थी अपने ग्रैंडफादर बाकी विलेजर्स को मारने के लिए। लेकिन तेंजो समझ नहीं आ रहा था कि वो मरना क्यों चाहता है, और वो किसी तरह मॉन्स्टर से उसे बचा रहा था। तो उस पर नूरुगाई से बताता है कि वो संकास का लास्ट सर्वाइवर था और उसकी वजह से ही सब मर गए थे। तो वो चाहते तेंजा भी उसे वहाँ पे छोड़ के चले जाए, लेकिन तेंजा उसे अकेले छोड़ने को तैयार नहीं था, और तेंजा मॉन्स्टर को मारते मारते लिमिट पार कर चुका था, और उसे नूरुगाई के पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस चाहता नूरुगाई को जिंदा रखना, और इसलिए नूरुगाई भी अब जिंदा रहना चाहता ताकि वो वापस माउंटेन पे जा सके। और तभी तेंजा को एक यूजुअल बोट दिखती है, और नूरुगाई को भी एक स्वॉर्ड दे देता है, और उसे कहता है सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए। और अब नूरुगाई भी बिल्कुल तैयार था, और वो दोनों इस तरह से बोट पे चढ़ के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो फिर से शिनसेंक्यो पहुँच जाते हैं ओशन करंट की वजह से। तो अब ये बात क्लियर थी कि उन्हें एक राइट ओशन करंट ढूंढना पड़ेगा, वरना एलिक्सर के बावजूद वो वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। और इसके साथ ही आइलैंड के चारों ओर बहुत ज़्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स थे जो किसी भी शिप को तुरंत तबाह कर सकते हैं। और इसके बाद तेंजा के साथ हम भी देखते हैं कि नूरुगाई असल में एक लड़की थी, जिस पे तेंजा बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और नूरुगाई तेंजा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। तो उसे बताती है कि जब वो आइलैंड को सेफली लीव करेगी वो उससे शादी कर देगी, और दोनों डिसाइड करते सबसे पहले एक एस्केप रूट को सिक्योर करने का। और वहीं पे गेंजी अभी भी सागरी को वहाँ से भगाने पे तुला था, और सैंता भी उससे समवट एग्री कर रहा था, बट साथ ही वो चाहता सागरी वहीं पे रहे, एस वही गाबी मारू को रोक सकती है,
क्योंकि उस साथ लगे गाबी मारू थोड़ा चेंज हो गया था और अब सागरी सोच रही थी उसे क्या करना चाहिए। और इसके बाद जब सब रात को सो रही थी, गाबी मारू साई से पूछता क्या वो ठीक थी, एस उसके देवांट की वजह से पॉइजन ने इतने जल्दी असर किया था। मतलब कि गाबी मारू उसके लिए चिंतित था और साथ ही में सागरी के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल था। एस उसकी वजह से वो शांत हो पाया था और उसे समझ आ गया था कि वो चीज़ों को रैंडमली रश नहीं कर सकता और अगर इवाकुरा वहाँ पे आते हैं तो तैयार रहेगा काउंटर अटैक करने के लिए और अपनी वाइफ के साथ में एक लंबी लाइफ चाहता है और जो भी इस रास्ते में आएगा वो उसे भागने के बजाय उसे फेस करेगा। और ये सुन के साई को लग रहा था कि गाबी मारू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट गाबी मारू के अकॉर्डिंग सागरी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिस पे सागरी खुद भी बहुत सरप्राइज हो जाती है। तो ये देखिए गाबी मारू से बताता है कि आप तब तक नहीं जान सकते कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो जब तक कि आप अपने आप का एक्सपीरियंस नहीं करते। एज जो ह्यूमंस थे जितना सोचते हैं उससे बहुत ही कम अपने आप को जानते हैं जब तक कि अपने आप पे एक्ट ना करें। और ये सब सुन के सागरी डिसाइड करती है कि वो आइलैंड को लीव नहीं करेगी, जिसके लिए केंजी बिल्कुल अगेंस्ट था। तो उसे बताती हैं कि उसके फादर भी डिसअपॉइंट थे एज वो एक वुमेन थी और घर के बाहर उसे घृणा करते थे एक मर्डर की बेटी बोल के, और घर के अंदर भी उसे शन किया जाता वुमेन होने की वजह से। तो अगर आज वहाँ से जाती है तो ये चीज़ें उसे हमेशा फॉलो करेगी और चाहती लोग उसे वुमन के बजाय एक समुराई के रूप में देखें। और वो ज्ञानजो कहती है उसे ऐसी लाइफ जीने के अलाउ करने को, एस अब वो भागेगी नहीं बल्कि चीज़ों को फेस करेगी और वो अपनी लाइफ खुद डिसाइड करना चाहती हैं जैसे कि सभी चाहते हैं। लेकिन ज्ञानजी अभी भी मानने को तैयार नहीं था और वो सागरी पर अटैक करता है, लेकिन सागरी उसे आउट मैन्यूर्ड करके उसकी स्वॉर्ड ले लेती है। और जब ज्ञानजी उसकी स्वॉर्ड वापस ले रहा था रुकरा तो वहाँ पे आ जाता है और वो ज्ञानजी पे अटैक करता है जिससे वो ग्रेवली इंजर्ड हो जाता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज का वीडियो काफ़ी सही था और हम फिर से किशो को देखते हैं जो अपने आप को बहुत लकी मानता था वहाँ से जाने के लिए, बट वो भी ऑलरेडी मर गया है। और साथ ही हम देखते हैं नुरुगाई और तेंजा की टीम को। तो तेंजा से बचा रहा था एस उसे फॉल्सली एक्सक्यूज़ किया गया था और हम इसे देख पाते हैं कि हमें हर बंदे की इतने ईजिली मदद नहीं करनी चाहिए। और साथ ही में जो गाबी मारू और सागरी थे वो अब तैयार हो गए थे चीज़ों से रन ना करके उन्हें फेस करने के लिए। बट इस पूरे एपिसोड में हम ज्ञानजी को नहीं समझ पाते कोई चीज़ क्यों कर रहा था और लास्ट में रखो तो वहाँ पे आके उसे इंजर्ड कर देता है। तुम ज़्यादा कुछ फील नहीं कर पाते। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।